नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है इंडिया रिजर्व बाउंस बैक इन थर्ड वीक। आई थिंक शायद फॉरेक्स रिजर्व की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत तो इस समय फॉरेक्स रिजर्व के मामले में बहुत ज्यादा खराब है। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या कह रही है पाकिस्तान की जनता। सर, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो लगातार तीसरे हफ्ते भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनका कौमी खजाना 550 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और पाकिस्तान आज कहाँ पर खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि इंडिया में इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनका बहुत ज़्यादा रुझान है और इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है वो पाकिस्तान से बड़ी डिफरेंट है। जैसे आप ये देखें कि ऑयल प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर इंक्रीज़ भी हुई हैं तो इंडिया ने फौरी तौर पर रशिया से कांटेक्ट किया है। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही कि पाकिस्तान के हालात ऐसे, इकॉनमी ऐसी है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स हैं सारी। इंडिया में तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और इन्वेस्टर्स वहीं पे आते हैं जहाँ पर उनको सेफ और सिक्योरिटी मिले। इंडिया में इस वक्त एक तो बहुत बड़ी मंडी भी बहुत बड़ी आलमी मार्केट है, 1.25 अरब की आबादी है और पाकिस्तान उसके मुकाबले में, हालांकि हमारे मुल्क को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये मैं अभी भी ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर पाकिस्तान में अगर सही मानों में हम रिजर्व्स का कहते हैं तो हमारे लोग अगर टैक्स का निज़ाम सही करें और इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे लॉट ऑफ जो अब्रॉड में पाकिस्तानी हैं वो भी इसका बहुत ज़बरदस्त ख्याल रख सकते हैं। और पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है वो अगर बेहतरीन किया जाए, यानी कि टैक्स के निज़ाम को शफाफियत क्रिस्टल क्लियर किया जाए, तो हम फॉरेन रिजर्व जो है इंडिया के मुकाबले में तो नहीं लेकिन इन नेपाल से, बांग्लादेश से $50 बिलियन से हम क्रॉस कर सकते हैं। सर, कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें इंडिया में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई हैं, जिसकी वजह से इंडिया का कौमी खजाना है जो एकदम बढ़ना शुरू हो गया है। बिल्कुल, ऑयल प्राइसेस जो हैं अब ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रोल हुई हैं और काफ़ी इसमें नीचे आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि अगर ऑयल प्राइसेस कंट्रोल हुई हैं, पूरी लिमिट डिक्रीज़ हुई है, तो आप नए वेज बनाएं, नए कॉन्टैक्ट्स बनाएं। रशिया से आप ऑयल लें, इसके अलावा जो दूसरा अपने मुल्क में ऑयल प्रोड्यूस करें, जैसे ईरान है, ईरान से आप प्रोड्यूस कर लें। ये नहीं है कि अगर उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को देखना है, ग्रो को देखना है, डेवलपमेंट को देखना है, अपनी आवाम को देखना है। आज हमारे मुल्क में इस वक्त क्राइसिस हैं कि आम आदमी बहुत परेशान है। ये मैं नहीं कहता, ये आम लोगों से भी आप पूछ लें। दूसरी बात ये है कि इंडिया वालों ने अपने मुल्क को सबसे पहले अपनी आवाम को देखना है। वो ये नहीं देखते कि जी वहाँ उसके किस मुल्क के साथ तल्लुकात हैं। वो रशिया से भी रिलेशन रख के बैठे हुए हैं, चाइना से भी रिलेशन रख के बैठे हैं, यूएस से भी रिलेशन रख के बैठे हैं। इस वजह से पाकिस्तान को भी चाहिए चाइना से भी बेहतरीन रिलेशन रखे, रशिया से भी रखे, यूएस से भी। ओपन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, ओपन फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। हर मुल्क के साथ ट्रेड करें, हर अपने मुल्क में रिजर्व्स लेके आएँ, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। आप ये देखिएगा कि आपका टैक्स का निज़ाम ठीक होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी सही होगी, इकोनॉमिकली तौर पे आपका मुल्क इंडिया से भी ज़्यादा बेहतरीन तरक्की पे जाएगा। हम इंडिया से ज़्यादा रिजर्व रखते हैं। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आप अभी बलोचिस्तान में चले जाएँ, माइंस का ख़जाना है, हमने उस पर कभी वर्क ही नहीं किया। पाकिस्तान में लोग, हम सिर्फ आपस की जो दूसरे लफ्ज़ों में इंडो पाक की लड़ाई है, इस चीज़ से निकलें, मुल्क को तरक्की की तरफ दे। दूसरे लफ्ज़ों में पैट्रियटिज्म होना चाहिए, मुहिब्बे वतन होनी चाहिए मुल्क में। अगर मैं लॉयल टू द नेशन हूँ, हर इंसान को लॉयल टू द नेशन। और इंडिया वाले अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। आपने बात की कि वो लोग अपने लोगों की अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं और नो डाउट उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ बनाई अपनी आवाम की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए बनाई। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे किसके साथ टर्म्स ख़राब हैं या सही हैं। वो ये देखते हैं कि भाई हमारी आवाम के लिए फ़ायदा मंद क्या है। और हम क्या करते हैं, हमने बिला वजह की दुश्मनियाँ पाली हुई हैं। हमें आवाम से कोई सरोकार नहीं है कि हमारी आवाम जो है वो पिसती चली जा रही है और हमारे हुक्मरान जो है पीसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब देखें हमारे नेबरहुड में ईरान है, ईरान के पास गैस पाइपलाइन का भी खजाना है और वो गैस पाइपलाइन हमारी ताफ्तान बॉर्डर तक आ चुकी है। हम उसके साथ भी वर्किंग कर सकते हैं। फिर हमारा बेहतरीन दोस्त जो है चाइना है, हमारा बेहतरीन दोस्त है, उसके साथ सी पैक का हमको अगर ट्रेड जो हो रही है, अगर सी पैक को हम एक्सटेंड करें तो हमारी उसके साथ भी बेहतरीन वो रिलेशन बनेगा। सी पैक की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डॉलर्स आएंगे। हमारे मुल्क में जो मेन प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टेबिलिटी के साथ नहीं काम करती। कोई प्रोजेक्ट होता है, वो अच्छी गवर्नमेंट जो आती है प्रोजेक्ट शुरू करती है, दूसरी गवर्नमेंट आके ख़त्म करती है। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। अगर आप कांग्रेस की गवर्नमेंट में देखें तो बीजेपी ने आकर वो कंटिन्यू रखे हैं, मुल्क के लिए किया
की है। आप देखें टोटल इंडिया में इस पर रेल का निज़ाम, मैं रेल के निज़ाम की बात करूंगा, इंडिया का सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाने वाला जो डिपार्टमेंट है वो रेल है। पूरी इंडिया में रेल जो है इस टाइम सबसे ज़्यादा पैसे जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। हमारी रेल की ये हालत है कि घंटा घंटा लेट है, कोई काम नहीं है। हमारे मुल्क में जब तक अदारों के अंदर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, अवाम के अंदर शऊर आना चाहिए कि वी हैव टू पे द टैक्सेस, ईमानदारी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ। जो बड़े लोग हैं वो भी टैक्स दे, मिडिल क्लास भी टैक्स दे और लोअर क्लास भी टैक्स दे। आपके मुल्क की इकॉनमी दिन ब दिन तरक्की करेगी, आपकी पाकिस्तान के पासपोर्ट की पूरी दुनिया में इज्जत होगी। अब हम पता नहीं भाई साहब ने कितनी स्टडी की है टैक्स सिस्टम और इन सब चीज़ों के बारे में। मैं एक बात बताऊं, टैक्स देने से मुल्क विकसित नहीं होते, सिर्फ टैक्स देने से। आप जब देखेंगे कि टोटल जो कमाई होती है सरकार की, उसमें टैक्स का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है। ज़्यादा चीज़ें कहाँ से आती हैं? मैन्युफैक्चरिंग से, एग्रीकल्चर से, सर्विस सेक्टर से। ये इनकम टैक्स और ये चीज़ें बहुत कम हैं। मतलब आप मेरी बात समझिए, इनकम टैक्स से होने वाली कमाई से तो पता नहीं कुछ होगा ही नहीं। दूसरी बात आपने कही कि जी रेलवे की बात की आपने, आपको पता नहीं, शायद अंदाजा है कि नहीं पता नहीं, आपको पता नहीं, आपके पाकिस्तान की खबर है, अभी चाइना से कुछ डब्बे आए हैं आपके रेल के, चाइना से कुछ डब्बे आए हैं ट्रेन के आपके यहाँ, मतलब रेलवे का डब्बा आया है। वो डब्बा मैंने देखा, खैर अच्छी बात है आपने चाइना से खरीदा, ये बड़ा उस पर मैंने देखा कई यूट्यूबर्स बिल्कुल लगातार कर रहे हैं, देखिए डेवलप हो रहा है पाकिस्तान और ये ट्रेन के डब्बे नए आ गए हैं, ऐसा हो गया वैसा आ गया। अरे भाई वो चाइना से खरीदे हैं आपने डिब्बे, आपने डिब्बे बनाए नहीं है। ना आपकी रेलवे डब्बे बनाती है, ना आपके रेलवे, अब इंजन तो छोड़ दीजिए, इंजन बनाती नहीं है, तो ट्रेन बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इंडिया को देखिए, इंडिया अपने रेलवे इंजन खुद बनाता है, यहां तक कि रेलवे इंजन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को। विदेशों में हमारे रेलवे इंजन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारे रेलवे के डिब्बे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमने नई ट्रेन बनाई है, वंदे भारत, आप लोगों ने शायद पता नहीं कितनों ने देखी है, पाकिस्तान के लोगों ने। वंदे भारत ट्रेन हमारी बनाई हुई ट्रेन है और भविष्य में यह भी हो सकता है कि वो ट्रेन हम यूरोप को एक्सपोर्ट करें। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया की बनी ट्रेन हो सकता है एक्सपोर्ट हो विदेशों में। तो हमने तो पिछले 75 साल में हमने जहां से शुरुआत की थी वहीं से वही ट्रेन आपको भी मिली थी, अंग्रेजों की दी हुई। तो हमने तो 75 साल में अपनी रेलवे को, अपनी ट्रेन को कहां से कहां पहुंचा दिया। बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, बहुत जल्द आपको साल 1.5-2 साल में आपको बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आ जाएगी, 2-3 साल में, 2.5 साल में। तो आप समझिए हम अपने रेलवे को कहां लेकर गए। और आपका छोटा मुल्क होने के बावजूद, छोटा मुल्क, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, जहां पे कमाई आप कर सकते हैं और खर्चे जो है कम करने पड़ते हैं। हमारे पास तो खैर 130 करोड़ की जनता है, तो आप सोचिए कि आपके पास कितना अच्छा मौका था, लेकिन 75 सालों में आप लोगों ने भारत से दुश्मनी और कश्मीर के चक्कर में क्या हालत कर लिया आपने। अब्रॉड जाते हैं, उधर हमारे पासपोर्ट को साइड पे खड़ा कर देते हैं, कितनी शेमलेस बात है। लेकिन इंडियंस हैं वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, हम लोग लॉयल नहीं हैं, हम लॉयल नहीं है, सॉरी टू से। मैं लॉयल हो सकता हूँ लेकिन काफ़ी लोग लॉयल नहीं है। हमारा निज़ाम और हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन होनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरीज को दूसरे मुल्कों में जाना चाहिए ताकि वहाँ पर अपने पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करें। इंडियंस को आप ये देखें, उनके मुल्क की इकॉनमी इस वजह से मजबूत है कि वो हर जगह पे अपने एम्बेसडर्स को ये उन्होंने एक मरासला भेजा होता है कि आपने अपने मुल्क की तामीर व तरक्की के बारे में बताना है, मुल्क हमारा कितनी तरक्की कर रहा है। इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर का ध्यान उधर होता है। आज देख लें तमाम बड़े ग्रुप्स इंडिया में है, BMW ग्रुप है, मर्सिडीज ग्रुप है और जितने बड़े ग्रुप। फिर फॉरेन इन्वेस्टर के साथ उनका एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अपनी लेबर को उसके साथ अटैच करते हैं, अपनी लेबर को उस पर रोजगार देते हैं। हमारे यहाँ पर फॉरेन से चाइना आया तो चाइना लेबर लेके आया, हमारी लेबर भूखी मारी है। ये चीज़ें भी ख़त्म होनी चाहिए। आप ये देखें कि हमारे रिजर्व बढ़ाने हैं ना, तो पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी में बेहतरीन इनकलाब लाना पड़ेगा। सर इंडिया के चलिए, ये जो बातें हो रही थी, अब इन बातों पे अब पता नहीं कितने पाकिस्तान के तरफ से, सरकार की तरफ से लोग कितना इस पे ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन फॉरेन रिजर्व की बात हुई है, इन्होंने भाई साहब ने बात की कि विदेश नीति अच्छी होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, यहाँ से लोग वहाँ जाने चाहिए, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो जाने चाहिए, जिससे इकॉनमी सुधर सके।
तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि इकॉनमी जो है वो इससे नहीं सुधरती है कि आपके डिप्लोमेट्स जो हैं वो जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। इससे इकॉनमी नहीं सुधरती है। इकॉनमी सुधरती है काम करने से, इकॉनमी सुधरती है पॉलिसीज से। और अभी बात चली है फॉरेक्स रिजर्व की, तो एक डेटा पाकिस्तान की तरफ से आया। फारूक सलीम साहब हैं, बहुत नामी गिरामी आदमी है पाकिस्तान के। उन्होंने एक डेटा शेयर किया है, मैं वो डेटा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल में है। तो इंडिया का दिखाया गया, बहुत सारे देश इसमें हैं, इंडिया, ब्राजील, सिंगापुर, इजराइल, इंडोनेशिया। आप देखिए यहां पर इंडिया का दिखाया गया है करीब $550 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। ब्राजील का उसके बाद है 296, सिंगापुर है 272 बिलियन, इजराइल है 197 बिलियन। ऐसे ही इंडोनेशिया, मलेशिया, इराक, ईरान, नाइजीरिया, इजिप्ट, बांग्लादेश में भी $33 बिलियन का, अफगानिस्तान में भी $9.7 बिलियन का रिजर्व है, और पाकिस्तान में है $7.5 बिलियन। आप सोचिए, वो अफगानिस्तान जो पिछले 30 साल 35 साल से बेचारा युद्ध की उसमें है, वहां पे सिविल वॉर है, ये है, वो है, सब कुछ है, उसके बाद भी वहां का जो फॉरेन रिजर्व है वो $9.7 बिलियन का है, और पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $7.5 बिलियन पे आ गया है, वो भी लोन मिलने के बाद। तो ये इस फर्क को आप समझिए कितना बड़ा फर्क है। और ये फर्क इसलिए है क्योंकि हमारी पॉलिसीज अलग हैं। वैसे भारत भी इस उपलब्धि को देखकर, भारत की जो ये उपलब्धि है इसे देखकर हम सब बहुत खुश हैं कि चलो इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व हो गया है हमारा, ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी दिखाता है। लेकिन आज से 30 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 30 साल पहले हमारी हालत पाकिस्तान से भी खराब हो चुकी थी। 1991 की अगर मैं बात करूं, 1991 की, तो आपको पता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना था? $5.8 बिलियन। पाकिस्तान की हालत तो उस वक्त के लिहाज से देखें तो आज बेहतर है, 7.8 या 7.5 बिलियन डॉलर्स है। तब हमने अपना सोना गिरवी रखा था, तब हमने सोना बेचना तक पड़ा था, लेकिन उसके बाद 30 साल में ही हमने सब कुछ बदल दिया। बुरा वक्त अब अच्छा हो गया है, और ये सब कैसे हुआ इसे हम सभी भारतीयों को जानना चाहिए। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर जाएं और ऑडियो बुक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 को जरूर सुनिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए जिसने आज के आर्थिक महाशक्ति वाले भारत की नींव रखी, जिसकी बदौलत आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। ऑडियो बुक सुनने को मैं क्यों रिकमेंड करता रहता हूं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हार्ड बुक्स की तरह महंगी नहीं है, साथ ही ये आपका काफी सारा वक्त भी ये बचाती है। और मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगा कि आप हर तरह के ऑडियो बुक और बुक समरी को जरूर सुनिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी जानकारियां बढ़े, कुछ नया सीख सकें। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहां आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई रीजनल लैंग्वेजेस में आपको 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डीडी रेट के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक बहुत शानदार ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी जो सालाना मेंबरशिप है 399 रुपीज की, वो आपको मिलेगी सिर्फ 199 रुपीज में। और लेकिन ये भी बता दूं कि ये जो ऑफर है ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है। तो जल्दी जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो जल्दी से जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। तो चलिए अब वीडियो में आगे देखते हैं कि भाई किस तरह की बातें हो रही। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो लगातार तीसरे हफ्ते में बढ़ रहे हैं और इंडिया का कौमी खजाना $550 बिलियन तक पहुंच गया है। क्या कहेंगे आपके पाकिस्तान के कौमी खजाने की क्या सूरत हाल है, और इंडिया का कौमी खजाना जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है इसका अगर तकाबुल करना चाहे तो ये सरासर बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई इंडिया की करेंसी के साथ। उसकी वजह ये है कि इंडिया जब से एक मुल्क करार पाया, जब से यानी पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान से अलग हुआ, उस वक़्त से लेकर अब तक जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, ख़ास तौर पर जो सियासी अदम इस्तेहकाम का हर मौके पर जो एक सामना करना पड़ा, वो हमें इंडिया की तारीख़ के अंदर ऐसा नहीं मिला। और अगर कभी ऐसे हालात बने भी हैं तो आर्जी तौर पर, मगर वो अपने सियासी पटरी के ऊपर फिर कायम हुआ।
तो इस मौके पर मैं ये देखना चाहता हूँ, आप देखें जब से ये करीबन कुछ माह पहले से लेकर अब तक ये 1 साल का पीरियड होने वाला है, पाकिस्तान के अंदर जो अदम सियासी इस्तेहकाम है, तो करेंसी का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक बुनियादी हक़ होता है। आलमी सतह पर भी, इंटरनल जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी। तो इसलिए ये जो डे बाई डे जो हालात करेंसी के डाउन होते जा रहे हैं, इस मौके पर पाकिस्तान के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे जितने भी एक रियासती इदारे हैं और जितनी भी एक रियासती मशीनरी है, इन सब को सर पकड़ कर बैठना चाहिए और एक मुआशी तौर पर एक UNO जिसको साइन किया जाए ताकि पाकिस्तान के मामलात को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इस वक्त जो एक मुआशी बहरान के तौर पर एक हर पाकिस्तान का बशिंदा, बिलखसूस जो मिडिल क्लास लोग हैं, सफ़ेदपोश लोग हैं, जो इस वक्त बदहाली का शिकार हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिन जिन पर भी पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी आयद होती है, उन्हें चाहिए कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, ये एक रेड जोन है जिस पे पाकिस्तानी कौम इस वक्त खेल रही है। तो इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको मिलजुल कर पाकिस्तान की मईशत जो है उसको बेहतरी की तरफ लाना चाहिए। सर, नेपाल और अफगानिस्तान के जो रिजर्व हैं वो हमसे बेहतर हैं, हम कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। कहा जाता है कि इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करने की बजाय अपनी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आता, यहाँ पर जो है वो कंपनीज नहीं खुलती, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं खुलती, जिसकी वजह से हमारा जो मौशी हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं ये करना चाहता हूँ, इस वक्त जो हमने वो ये जो 3-4 साल का पीरियड जो इस कौम ने देखा है, तो उसमें एक जो एक तसलसल था, मसलन हम 2018 से पहले चले जाते हैं, तो उस मौके पे आप देखें पाकिस्तान एक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा था। ख़ास तौर पर जो एक CPEC की सूरत में एक पाकिस्तान को एक तोहफ़ा मिल रहा था, उससे भी एक पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के आसार नज़र आ रहे थे। और इसके ज़रिए एक IMF से जो पाकिस्तान एक कर्ज़े की जाल में फंसा हुआ है, शायद उससे भी हम निकल जाते हैं। मगर ये कोई चंद साल से लेकर अब तक जो एक बहरान कायम हुआ, जिसकी वजह से CPEC भी कूल हो गया, बल्कि ना होने के बराबर हो गया, और इसके साथ साथ जो है वो मुआशी तौर पर जो एक बदअखलाक़ी का मुआशरे के अंदर एक निज़ाम कायम हुआ, बदतमीज़ी जो तूफ़ान बपा हुआ, एक दूसरे के साथ जो एक खींचातानी, जंगो जदाल का जो माहौल बना हुआ है। तो बस इस मौके पर यही है कि हमें चाहिए कि हम सब मिलें, अपने पाकिस्तान को बचाएं। सर, इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, हमारे सियासतदान इसमें किस हद तक जिम्मेदार हैं? अगर हम अपना मुआवजा इंडिया के साथ करें, जो कि हम हमेशा करते आए हैं, इंडिया ने हमेशा वही पॉलिसीज़ बनाई हैं जो अवाम दोस्त हुई हैं, वो हमेशा अपनी अवाम की बेहतरी का, अवाम के फ़ायदे का सोचते हैं और उन्हें जो उसके लिए करना पड़े वो करते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान पहले अपने बारे में सोचते हैं, अवाम का तो सोचते ही नहीं है। नहीं, मैं इस बात से करीबन इतना इत्तेफाक नहीं करूँगा। आप देखें कि इसमें मैं ये समझता हूँ कि सब बराबर के शरीक हैं, सियासतदान भी हम, और जो हमारी अवाम है वो भी, और जितने भी रियासती इदारे हैं, सब ने अपना अपना जो हिस्सा डाला है इस नापाक जुर्म के अंदर, जिसकी सज़ा आज पूरी कौम जो है इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर भुगत रही है। तो इससे निकलने के लिए सबको बैठना चाहिए और अवाम को भी समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, हमें उनको आगे मुंतखब करके लाना चाहिए, उनको आगे वोट देना चाहिए। हमें अपनी पसंद नापसंद को एक तरफ रखना चाहिए। हम सब का पसंद नापसंद का मरकज़ पाकिस्तान, पसंद का मरकज़ पाकिस्तान है, और हमने पहले पाकिस्तान को देखना है। और ये देखना है, अब तो मेरा ख्याल ये है कि जब से जितनी भी पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान में कोई एक भी सियासी जमात नहीं है जिसको अवाम ने अपने वोट कास्ट करके नहीं देख लिया। अब इसके बाद तो कोई किसी के पास ऐसा चांस नहीं है कि फ़लाँ शख्स होता या फ़लाँ जमात होती तो इससे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते थे, मईशत बेहतर हो सकती थी। पाकिस्तान एक यूरोप की तरह का एक टैगर बन के, या एक यूरोप की तरह का एक बहुत बड़ा एक मुआशी तौर पर अच्छे ख़जानों का मालिक निकलना था। अब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन यही है कि जिनको अब तक ये सारे सियासी जमातें भी हैं, इनमें से जिसको बेहतर पाया, इनकी हिस्ट्री देखें कि जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ किया है, हमें उनको मुंतखब करके आगे लाना चाहिए और उनके साथ पूरी मुआवनत करनी चाहिए ताकि वो 2/3 के साथ आएँ और पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा मुआशी निज़ाम उसको कायम किया जा सके। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि लगातार तीसरा हफ्ता है जिसमें इंडिया की, वैसे इन चचा ने एक बात तो बहुत पते की कही है। पते की बात ये कही है कि पाकिस्तान की जनता ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, कुछ बचा नहीं जो ट्राई नहीं किया, मतलब जिस नेता को ट्राई नहीं किया, जिस पार्टी को ट्राई नहीं किया। 75 साल में जितनी पार्टियां हैं आपके पाकिस्तान में, वो सब की सब ट्राई हो चुकी और कोई भी इस देश का भला नहीं कर पाया।
तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर गलती कहाँ है, देश के लोगों में, देश की सियासत में। सियासत को मैं नहीं दूंगा, देश के लोगों में गलती है, क्योंकि देश की बुनियाद ही जो पड़ी थी वो बड़ी गड़बड़ पड़ी थी। तो उसी गलत बुनियाद को आप लोग क्या कहें, एक बुलबुले की तरह पेश करते हो कि जी हमने तो भाई साहब हमने मुल्क ले लिया और हमने ये किया, लेकिन मुल्क आपको चलाना आया नहीं। आपने जमीन ले तो ली, लेकिन आपको पता नहीं है कि उस जमीन का करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे ये जमीन हमारे लिए फायदेमंद बनेगी, और आप लोगों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। और उसी का नतीजा है कि आज आप नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान उससे भी नीचे जा चुके हैं। तो कभी इस पर भी गौर कीजिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इंडिया का जो कौमी खजाना है 550 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा कंट्रोल की हैं, जिसकी वजह से एकदम से उनका जो कौमी खजाना है वो बढ़ना शुरू हो गया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो आप कंपैरिजन बता रहे हैं, हमारे और वहाँ की हुकूमत का मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वहाँ पे सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जबकि हमारे यहाँ पे अस्करी ब्यूरोक्रेसी है। अस्करी की आदत जिसको दिल करती है वो आगे ले आती है, जबकि इसके मुतबादल आप इंडिया में देखें तो वहाँ पे सिविल ब्यूरोक्रेसी है और वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम के लिए फ़ैसला करते हैं, अपने मुल्क के लिए फ़ैसला करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और पैसा एट दी एंड जब हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो पता चलता है जी खजाना खाली है, और उसकी वजह ये है कि बाद में पता चलता है कि पैसा सारा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। तो सर ये कब तक चलता रहेगा? ये खजाना जो कौमी खजाना है ये तो मेरा ख्याल है अवाम के लिए नहीं होता, जो हमारे सियासतदान खा जाते हैं, चट कर जाते हैं। देखिए, कब तक चलेगा ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन ये है कि उसके लिए मेरा ख्याल है कि रूल्स एंड रेगुलेशन का होना बड़ा अपना ज़रूरी है मुल्क में, आपके कवानीन सख्त हो, और दूसरा ये है कि अवाम जो नुमाइंदे अपने मुंतखब करे वही हुकूमत बनाए और 5 साल उनको टाइम दिया जाए, ताकि 5 साल के बाद हम उनका प्रॉपर जो है ऑडिट कर सकें कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उसी बिना पे फिर अगले 5 जो अपना इंतखाबात होंगे उसको अपना मुंतखब किया जा सकता है उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। नो डाउट आपने बहुत वैलिड बात की कि यहाँ पर जो हमारे सियासतदान है वो अपना टेन्योर ही पूरा नहीं कर पाते, उनकी टांगें खींच ली जाती हैं, उनके जो मंसूबे होते हैं पूरा होने से पहले ही उन्हें जो है ओहदे से हटा दिया जाता है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की शायद कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ के सियासतदान अपना टेन्योर पूरा करते हैं। अब अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो उनके 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और सुनने में आ रहा है कि शायद तीसरा टेन्योर भी उन्हीं का ही हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो सियासी मामलात हो गए, लेकिन अवाम के बारे में हम कब सोचेंगे? मतलब अब इंडिया जो है हमेशा अपनी अवाम के बारे में सोचता है, वही पॉलिसीज बनाता है जो अवाम दोस्त हों, अवाम के फ़ायदे के लिए हो, लेकिन यहाँ पर हमारे सियासतदान अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। देखिए, ये सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में जो लीडरशिप का फुकदान है ये बहुत ही समझ लें कि गंभीर मसाइल है, और जो लीडर पैदा होता है या जो बन जाता है उसको चलने नहीं दिया जाता। और दूसरा मेरे ख्याल से हम में और इंडिया में जो शौरी तौर पे जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि वो हमसे ज़्यादा आगे हैं। हम ज़्यादा फोकस हमारा रहता है झूठ के ऊपर, जिसको कहते हैं ना प्रोपेगेंडा, उस पर हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हमारी जो है वो मेंटली तौर पर रिलैक्स होते हैं, लेकिन रियल पिक्चर जो है ना उसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं और ना ही हमें दिखाई जाती है। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा। सर, नेपाल और अफगानिस्तान जो है वो हमसे रिजर्व के हवाले से आगे निकल गए हैं और हम आज कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर हम करते क्या हैं, जब हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं फिर हम दूसरे मुल्कों से कर्जे मांगने के लिए निकल जाते हैं और लोग हमें बेकारी कहकर बुलाते हैं। देखिए, जहाँ तक बात रिज़र्व की है, जब तक आप मेन अपने रिसोर्सेज तलाश नहीं करेंगे, उनका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, आपकी जेब में 1 लाख रुपया भी हो, जब तक आगे इनकम फर्दर बढ़ेगी नहीं, वो आपके रिज़र्व कम होते जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने रिसोर्सेज तलाश करने होंगे और उसके ऊपर डिपेंड करना होगा, और ये जो हम भीख मांगना शुरू कर देते हैं इससे परहेज़ करनी होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन आपके मुल्क के सख्त हों, कानून सख्त हों, जज़ा सज़ा का निज़ाम हो, तभी जाके मुमकिन है। सर, इंडिया को देखें, मैंने कभी आज तक इंडिया को किसी मुल्क से कर्जा मांगते हुए किसी खबर में नहीं सुना। और हमारे अगर मुल्क की बात की जाए तो हम तो इंटरनेशनली भिखारी रजिस्टर हो चुके हुए हैं ना, कि हमें तो कर्जा मांगने के अलावा इनके हमारे सियासतदान किसी इंटरनेशनल मीटिंग में भी चले जाएं तो कहा जाता है कि ये यहाँ पर कर्जा मांगने आ गए, ये यहाँ पर पैसे मांगने हैं। यकीन करें, इतना बायस शर्मिंदगी ये बात होती है। देखिए, बात ये है कि जिन लोगों के पास ये सारा निज़ाम है जो इसको चला रहे हैं,
दरअसल पिछले 75 सालों से उन्होंने हमें कौमी तराने के पीछे लगाया और को खुद जो है वो कौमी ख़जाने के पीछे लगे हैं, और यही वजह है कि हमें उनका जो कौमी ख़जाना लूटता हुआ अब जाके 75 सालों बाद अवाम को पता चला है कि भाई ये असल बात कुछ और है। अब मज़ीद हमें कम अज़ कम 50 साल लगेंगे इससे जान छुड़ाने के लिए। ये 75 साल का ज्ञान 2-4 दिनों में, ये 2-4 सालों में तो ख़त्म नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और बड़ा अच्छा लगा यार। कुछ सेंसिबल बातें हुई। जो ये लास्ट वाले भाई साहब भी थे, इन्होंने बड़ी सेंसिबल बातें की और इन्होंने कहा कि जी अगले 50 साल लगेंगे। अब तो मुझे नहीं पता कि 50 साल तक पाकिस्तान का क्या होगा, क्या होने वाला है, क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा गंभीर भी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। टीटीपी ने आपके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आपके अफगानिस्तान पे बॉर्डर जो है सेफ नहीं है, वहाँ पे झड़पें हो रही हैं। इंडिया की तरफ से तनाव खैर अभी कम है क्योंकि सीज फायर हुआ पड़ा है, दोनों देश मान रहे हैं, लेकिन कल को क्या हो जाए पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, पैरों पर खड़े होने का मतलब है कि आप अपनी कमाई नहीं शुरू करेंगे, आप अपनी कमाई को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप कर्जे पर ही जिंदगी आपकी चलती रहेगी, क्योंकि आपका खर्च है ज्यादा और कमाई है कम। तो जो डेब्ट का गैप है वो गैप कैसे भरेगा? वो गैप भरेगा क्योंकि पैसे तो चाहिए बॉस चलाने के लिए, तो वो पैसा आपको कर्ज में मांगना पड़ेगा, दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ेगा, बैंकों से कर्ज लेना पड़ेगा, और वही हो रहा है। आप कर्ज लेते जा रहे हो, चुकाने का कोई कुछ दिख नहीं रहा है। तो धीरे धीरे ये जो बैंक्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपको ट्रैप कर रहे हैं। और जब एक मुकाम ऐसा आएगा जब उनके पैसे इतने ज्यादा आपके पास हो जाएंगे, आप इतने बड़े कर्जदार हो जाओगे उनके, कि वो जो कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। आपको अपनी संपत्ति लीज पर देनी पड़ेगी, उनके जिम्मे हो जाएगी, उन पर उनका कब्जा हो जाएगा, चाहे वो चाइना के बैंक करें, चाहे IMF करे, बाकी लोग करेंगे। अब होगा ऐसा, भाई कोई भी अपना पैसा डुबाएगा तो नहीं, फ्री फंड में तो बांट नहीं रहा है कि दान में दे दिया जी। रही बात इंडिया की, तो इंडिया ने एक बार IMF से कर्जा लिया था और फिर IMF ने ये कहा वो किया, उसके बाद हमने IMF का कर्जा चुकाया और उसके बाद आज तक हम IMF के पास गए नहीं। अब तो उल्टा IMF हमसे कहता है कि जी देख लीजिए कुछ। तो ये फर्क है और ये बिल्कुल सही बात है कि जो पाकिस्तान की सियासत रही है और जो हिंदुस्तान की सियासत रही, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारी प्योर डेमोक्रेसी है, आपके यहां नहीं है। हमारे यहां इलेक्टेड PM होता है, आपके यहां सेलेक्टेड PM होता है, हर बार सेलेक्ट होता है और उसी का खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। फिर इन भाई साहब ने जो इसमें थे, उन्होंने बात करी कि जी बाहर से जो पाकिस्तानी रहते हैं उनका भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो पैसे नहीं भेज रहे हैं, उनका विश्वास कम हो गया। तो भाई विश्वास कैसे करेंगे वो? यहां पर एक दिन में तो सत्ता पलट जाती है, एक दिन में सरकार बदल जाती है, कौन किससे बात करे? और मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि इस बार तो जो बाहर बसे हैं विदेशों में हमारे भारतीय, उन्होंने रेमिटेंस भेजने में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। $100 बिलियन का रेमिटेंस आया है। ये सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, $100 बिलियन। और शायद पाकिस्तान का कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। आई थिंक मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का पिछले साल 30-31 बिलियन डॉलर था, इस बार शायद 28-29 बिलियन डॉलर हो गया, कम हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि इंडियंस अपने देश के प्रति कितना ज्यादा लॉयल हैं। हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हमारे लिए देश सबसे पहले है, उसके बाद बाकी चीजें हो, चाहे रिलीजन हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो खैर, भारत के लिए अच्छी खबर है और पाकिस्तान के लिए तो एज यूजुअल कुछ नया नहीं है, वैसे ही चलता रहेगा। वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि कुकू FM पर जाइए और ऑडियो बुक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 को जरूर सुनिए। और हाँ, मेरे कोड DDR50 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। लेकिन ये भी याद रहे कि ये जो डिस्काउंट है ये पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। तो इसका लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।